अगर कभी ज्यादा खाना खाने से पेट में जलन या एसिडिटी हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कोई एंटासिड की गोली। हाँ, या फिर वो बेकिंग सोडा का घोल। हम्म ये जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं ना, ये असल में विज्ञान के एक बहुत बड़े और दिलचस्प अध्याय की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। और ये दुनिया सिर्फ हमारे किचन तक ही सीमित नहीं है। जैसे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाए तो साबुन लगते ही उसका रंग गहरा लाल क्यों हो जाता है? हाँ, ये तो होता है। या फिर मधुमक्खी के डंक में ऐसा क्या है जो इतनी तेज जलन करता है? इन सभी पहेलियों का जवाब असल में 3 किरदारों की कहानी में छिपा है: अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए आज इन्हीं किरदारों की कहानी की गहराई में उतरते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है, जहां हम आज अम्ल और क्षारक के बारे में सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसे सुलझाते हैं। स्कूल में हम सबने रटा है कि अम्ल खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे। हाँ। और लिटमस पेपर से पहचान होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल को नीला। पर ये तो हुआ क्या? असली सवाल तो यह है कि क्यों? बहुत अच्छा सवाल है ये। मतलब लिटमस के अणु में ऐसा क्या हो रहा है कि वो रंग बदल लेता है? देखिए, हम अक्सर इस क्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। लिटमस असल में लाइकेन नाम के पौधे से निकाला गया एक मिश्रण है जिसमें कई अलग अलग डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा। और इन मॉलिक्यूल्स की खासियत ये है कि उनकी बनावट हाइड्रोजन आयन्स मतलब H+ के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। तो जब कोई अम्ल जो हाइड्रोजन आयन छोड़ता है इसके संपर्क में आता है तो वो इन डाई मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। और इस बदलाव से उनका प्रकाश सोखने का तरीका बदल जाता है और हमें रंग लाल दिखाई देने लगता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ऊपरी बदलाव नहीं है बल्कि उस अणु की पूरी बनावट में एक फेरबदल है। तो यही सिद्धांत फिर हल्दी पर भी लागू होता होगा। बिल्कुल। हल्दी का जो पीला रंग है वो उसमें मौजूद करक्यूमिन नाम के एक केमिकल की वजह से होता है। करक्यूमिन? हाँ, और करक्यूमिन भी लिटमस की तरह ही पीएच के प्रति संवेदनशील है। जब आप दाग पर साबुन रगड़ते हैं जो कि क्षारीय होता है, हाँ। तो साबुन का घोल करक्यूमिन के मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन खींच लेता है और बस इस एक प्रोटॉन के निकलने से करक्यूमिन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है और वो लाल भूरे रंग का दिखने लगता है। अरे वाह! मतलब वो जो जिद्दी दाग हम देखते हैं वो असल में एक लाइव केमिस्ट्री का प्रयोग है जो हमारे कपड़ों पर हो रहा है। सही कहा। पर इससे एक सवाल और उठता है, क्या ये केमिकल बदलाव दाग को और पक्का कर देता है क्योंकि उसे निकालना और मुश्किल हो जाता है? हाँ, कुछ हद तक ऐसा होता है। जब करक्यूमिन का स्ट्रक्चर बदलता है तो वो कपड़े के रेशों से और मजबूती से जुड़ सकता है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि हल्दी के दाग पर सीधे साबुन नहीं रगड़ना चाहिए। बेहतर है कि पहले उसे नींबू या सिरके जैसे किसी हल्के अम्ल से ट्रीट करें। वो साबुन के असर को उदासीन कर देगा। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। तो ये तो हुए वो सूचक जो रंग बदलते हैं, लेकिन स्रोतों में गंध बदलने वाले सूचकों का भी जिक्र है, जैसे प्याज या लौंग का तेल। ये कैसे काम करते हैं? इन्हें गंधीय या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। प्याज में सल्फर के यौगिक होते हैं और लौंग में यूजेनॉल। इनकी अपनी एक खास गंध होती है। ये यौगिक भी अम्ल और क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन रंग बदलने के बजाय वो अपनी रासायनिक संरचना को इस तरह बदलते हैं कि उनकी गंध ही या तो बदल जाती है या खत्म हो जाती है। मतलब ये सूचक हमें सिर्फ पहचान नहीं करा रहे, बल्कि ये दिखा रहे कि अम्ल और क्षारक दूसरी चीजों के साथ कितनी गहराई से प्रतिक्रिया करते हैं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। जब ये अम्ल और क्षारक धातुओं से मिलते हैं तब क्या होता है? ये उनकी एक बहुत ही मौलिक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। पर यहाँ भी एक दिलचस्प बात है, सभी धातुएं अम्लों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। अच्छा। इसके पीछे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज का विज्ञान काम करता है। जिंक, लोहा, मैग्नीशियम ये धातुएं इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। मतलब ये ज्यादा भी क्रियाशील हैं। बिल्कुल। तो जब ये किसी अम्ल के संपर्क में आती हैं तो वे अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और खुद उसकी जगह लेकर एक लवण बना लेती हैं। और यही विस्थापित हाइड्रोजन हमें गैस की बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। और उसके पास जलती मोमबत्ती ले जाने पर जो पॉप की आवाज आती है, हाँ, वो इसी गैस का सबूत है। मुझे याद है कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में हम यही प्रयोग कर रहे थे और एक छात्र ने गलती से जिंक के कुछ ज्यादा दाने डाल दिए। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पॉप की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी लैब उछल पड़ी थी। ये एक मजेदार लेकिन जरूरी सबक था कि ये अभिक्रियाएं असल में ऊर्जा छोड़ती हैं।
वहीं दूसरी तरफ सोना या प्लैटिनम जैसी धातुएं इस श्रेणी में बहुत नीचे हैं, इसलिए वे अम्लों से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तभी तो सोने की गहने अपनी चमक नहीं खोते। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब वापस उस पहली पहेली पर आते हैं, पेट की एसिडिटी। जब हम एंटासिड लेते हैं तो वो पेट के अम्ल को उदासीन कर देता है। हाँ, लेकिन एक सवाल है, हमारे पेट को तो खाना पचाने के लिए उस शक्तिशाली अम्ल की जरूरत होती है ना, जिसका पीएच 1.2 के करीब होता है। तो क्या बार बार एंटासिड लेना हमारे पाचन के लिए नुकसानदायक नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक संतुलन का खेल है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ भोजन को नहीं तोड़ता, बल्कि बाहर से आए बैक्टीरिया को भी मारता है। सही बात है। एंटासिड, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हल्के क्षारक होते हैं, वे सिर्फ अतिरिक्त एसिड को ही उदासीन करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा और नियमित रूप से एंटासिड लेता है तो वो पेट के प्राकृतिक पीएच संतुलन को बिगाड़ सकता है। अच्छा। इससे पाचन में समस्या हो सकती है। ये एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारक के बीच की ये लड़ाई, जिसे विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर हर पल चल रही है। हाँ, और एनसीईआरटी सुनो समझो आपको यही बताता है कि विज्ञान असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा है। और इसी से हम पीलिश स्केल के फैसिनेटिंग टॉपिक पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 उदासीन में, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पीएच स्केल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक लघु गणकीय यानी लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक। इसका मतलब ये है कि पीएच 4 वाला विलयन पीएच 5 वाले विलयन से सिर्फ 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। 10 गुना? हाँ, और पीएच 3 वाला विलयन पीएच 5 वाले से 100 गुना ज्यादा अम्लीय होगा। इसलिए पेट के रस जिसका पीएच 1.2 है और नींबू के रस जिसका पीएच 2.2 है, उनके बीच का 1 अंक का अंतर असल में अम्लता में 10 गुना का अंतर है। ये तो शक्ति में एक बहुत बड़ा उछाल है। इसी संदर्भ में स्रोतों में खून के पीएच का जिक्र है 7.4। ये आंकड़ा सुनने में बहुत सटीक लगता है। हमारा शरीर इसे इतने सटीक तरीके से कैसे बनाए रखता है? यहीं पर हमारे शरीर का सबसे शानदार रासायनिक करतब सामने आता है, जिसे बफर सिस्टम कहते हैं। बफर सिस्टम? हमारा खून एक बेहतरीन बफर विलयन का उदाहरण है। इसमें कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का एक जोड़ा होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी अतिरिक्त अम्ल बनता है तो बाइकार्बोनेट आयन उसे तुरंत सोखकर उदासीन कर देता है। और अगर क्षारक आ जाए तो कार्बोनिक एसिड उसके साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। यह सिस्टम एक केमिकल स्पंज की तरह काम करता है, जो पीएच को 7.35 से 7.45 की बहुत ही संकीर्ण सीमा के अंदर बनाए रखता है। मतलब अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए? हाँ, अगर ये मान लीजिए 7.2 या 7.6 तक पहुंच जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। कमाल है। मतलब ये एक अदृश्य, लगातार चलने वाला रासायनिक संतुलन है जो हमें जिंदा रखे हुए है। और यही संतुलन जब हमारे मुंह में बिगड़ता है तो दांतों की समस्या शुरू हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। 5.5? हाँ, होता यह है कि जब हम चीनी या स्टार्च वाला खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसे पचाने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड जैसे अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल हमारे दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल पर हमला करता है। अच्छा। 5.5 का पीएच वो क्रांतिक बिंदु है जहां से इनेमल घुलना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जो इस अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर सके। तो अब तक हमने अम्ल और क्षारक की पहचान और उनकी शक्ति को समझा। अब कहानी के तीसरे किरदार पर आते हैं, लवण। जब हम लवण या सॉल्ट कहते हैं तो दिमाग में सिर्फ खाने वाला नमक आता है। लेकिन ये तो बस एक बड़े परिवार की शुरुआत है। बिल्कुल। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड तो इस परिवार का बस एक सदस्य है। आप इसे इस परिवार का जनक कह सकते हैं, क्योंकि इसी से ढेरों जरूरी रसायन बनाए जाते हैं। इसी परिवार का एक और मशहूर सदस्य है बेकिंग सोडा। हम इसे केक फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ये काम कैसे करता है? ये दोहरी भूमिका निभाता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक हल्का क्षारक है, लेकिन केक में इसका असली जादू तब होता है जब इसे गर्म किया जाता है या किसी अम्लीय चीज जैसे दही या नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है। तब क्या होता है? इस प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है,
यही CO2 गैस के बुलबुले केक के आटे में फंस जाते हैं और उसे फुलाकर स्पंजी बना देते हैं। अच्छा, तो वो फुलावट असल में गैस है जो अंदर बन रही है। और धोने का सोडा, वो जल की स्थायी कठोरता कैसे हटाता है? इसका क्या मतलब है? कठोर जल का मतलब है कि उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हुए लवण हैं। ये लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके मैल बनाते हैं और इसीलिए झाग नहीं बनता। धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट पानी में मौजूद इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अघुलनशील कार्बोनेट में बदल देता है, जो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह पानी मृदु या सॉफ्ट हो जाता है और साबुन अपना काम ठीक से कर पाता है। वाह! और इस परिवार में एक सदस्य है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये सफाई और कीटाणु मारने का काम कैसे करता है? विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। जब ये पानी या नमी के संपर्क में आता है तो ये नवजात क्लोरीन छोड़ता है। नवजात क्लोरीन? हाँ, यही क्लोरीन कपड़ों या कागज में मौजूद रंगीन पदार्थों के रासायनिक बंधनों को तोड़कर उन्हें रंगहीन बना देती है और इसी शक्ति से ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को भी नष्ट कर देता है, जिससे पानी पीने लायक सुरक्षित हो जाता है। और आखिर में एक ऐसा लवण जिसका हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पाउडर से पत्र जैसा कठोर कैसे हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहानी पानी के अणुओं के साथ उसके रिश्ते की कहानी है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसमें पानी का अणु आधा है। अच्छा। इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, जिससे उसका पानी उड़ जाता है। जब आप इस पाउडर में वापस पानी मिलाते हैं तो ये उस पानी को फिर से सोख लेता है और वापस जिप्सम के कठोर क्रिस्टलों में बदल जाता है। ये क्रिस्टल आपस में गुंथकर एक ठोस संरचना बना लेते हैं जो टूटी हुई हड्डी को हिलने नहीं देती। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि अम्ल, क्षारक और लवण सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के शब्द नहीं हैं। ये हमारे पेट के पाचन से लेकर हमारे खून में जीवन का संतुलन बनाए रखने तक हर जगह मौजूद हैं। हाँ, और हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि वे क्या करते हैं, बल्कि हमने ये भी समझने की कोशिश की कि वे आणविक स्तर पर ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। कर्क्यूमिन के बदलते स्ट्रक्चर से लेकर खून के बफर सिस्टम तक, ये सब हमारे आसपास हर पल होने वाला रसायन विज्ञान है। जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोता के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि शुक्र यानी वीनस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से बना है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली अम्ल है। और हमने ये भी जाना कि पृथ्वी पर जीवन 7.0 से 7.8 की एक बहुत ही संकीर्ण pH रेंज में ही संभव है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह पर जीवन की कोई संभावना हो ही नहीं सकती? या फिर हमें जीवन की अपनी परिभाषा को ही फिर से जांचने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड ही जीवन का आधार हो? इस पर सोचिएगा।